उत्तर प्रदेश की पुलिस को 17 मार्च 2026 की सुबह करीब 5 बजे के आसपास एक सूचना मिलती है कि आप साहब जिसको तलाश कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति इज्जत नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में जो सहारा ग्राउंड है वहां पर छिपा हुआ है। जैसे पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस ने तुरंत ही टीम तैयार की और टीम तैयार करने के बाद उसकी घेराबंदी करना शुरू कर दिया। अभी हल्का हल्का दिन निकला ही था कि उसको आवाज लगाई जाती है। उसे कहा जाता है व्यक्ति से कि तुम यहाँ छिपे हुए हो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, यहाँ से बचने की कोशिश की तो फिर अंजाम सही नहीं होगा। पुलिस अभी इसी तरह का संदेश दे रही थी कि उसने अपने आप को घिरता हुआ देखते हुए पुलिस के ऊपर फायर झोंक देता है और एक के बाद एक जब कई गोलियां चलती हैं तो इस गोलियों में न केवल पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है बल्कि जो दो सिपाही होते हैं वो भी घायल हो जाते हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पुलिस ने जैसे ही जवाबी कार्रवाई की तो उसको गोली लग जाती है और गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब उसकी चीखों की आवाज आती है, पुलिस तुरंत ही दौड़कर मौके पर पहुंचती है। वहां जाने के बाद उसको तत्काल ही पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद सीधा हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे थे। उस वो खून से एकदम से लथपथ हो जाता है, गंभीर रूप से घायल तो था ही। अब उसको जब हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये बच नहीं सका है, यानी कि मर चुका है। पुलिस की गोली लगने के बाद अब ये सूचना धीरे धीरे करके एक दूसरे के मोबाइल से चारों तरफ फैलने लगती है। सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है कि अफसर खान उर्फ बोरा पुलिस के एनकाउंटर में मारा जा चुका है। जब लोग अभी घरों से उठ रहे थे, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग रमजान रखते हैं, सहरी खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और आराम करने लग जाते हैं। और जब लोग आराम करके उठे ही थे तो अफसर खान उर्फ बोरा के मरने की सूचना लोगों को कहीं ना कहीं राहत दे रही थी। हालांकि पुलिस के एनकाउंटर को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस के बारे में किसी ने कुछ सवाल नहीं किया, बल्कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही जब चारों तरफ से निकल के आता है तो लोग ये कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ पुलिस ने इसको मार दिया, यदि जिंदा होता तो लचीले कानून का फायदा उठाकर ये जेल से बाहर निकल आता और फिर से वही अपराध करने की कोशिश करता। क्या ये पूरी कहानी है? और इस कहानी के माध्यम से जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पुलिस को उसका एनकाउंटर करने की जरूरत क्यों महसूस होनी पड़ी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक इज्जत नगर थाना लगता है और इज्जत नगर थाना क्षेत्र में गांव है रहपुरा चौधरी। यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास रही होगी। वो लड़का अपने मामा के यहाँ अक्सर जाया करता था। मामा उसके बिथरी चैनपुर इलाके में रहते थे। जब वहाँ जाता था तो जाते जाते कब ना जाने उसे अपनी मामी से ही मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, जबकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, 16 साल के आसपास होती है। और मामी और भांजा दोनों आपस में जब मौका होता था मिलते थे और किसी को इस बात पर शक भी नहीं हुआ कि मामी का अपने ही सगे भांजे से अफेयर चल रहा है और उसके साथ एक दूसरे के साथ इनके आपत्तिजनक रिश्ते भी बन गए हैं और ये कभी कभी आपस में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। और इस शारीरिक संबंध का खुलासा तब होता है जब मामा ही अपने भांजे को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। भांजे को देखता है मामा और वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि बेटा, आज के बाद तुम इस दहलीज पर कभी कदम मत न रखना। अगर तुमने यहाँ पर कदम रखने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात उन्होंने चाहा कि किसी को इस बात का एहसास ना हो, किसी को इस बात का पता ना चले, क्योंकि पता चलेगा तो समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, इसलिए बात आई गई हो जाती है। लेकिन जो मामी थी उसका मन भांजे में ज़्यादा था और अपने पति में कम होता है। एक रात की बात है जब उसका मामा आराम से सोया हुआ था, वो मौका देखते ही अपने भांजे को बुलवा लेती है और उसकी पूरी पूरी प्लानिंग हो जाती है। मामा सोया हुआ था और मौका देखते ही उसका गला काटकर उसकी हत्या कर देते हैं। जैसी हत्या की जाती है उसके बाद फिर इस बात का जब घर वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को पता चलता है, बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि मामा की हत्या करने में उसकी पत्नी का और भांजे का हाथ है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। ये साल 2004 की बात है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इनको पुलिस जेल भेज देती है और जब जेल जाते हैं तो फिर मामला ये अदालत पहुंच जाता है। अदालत में तारीख पर तारीख पड़ती रहती है और साल जब 2009 आता है तो 2009 में निचली अदालत से इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि तब तक सलाखों के पीछे रहें जब तक इनके प्राण न निकल जाएं। ऐसे वक्त आगे बढ़ रहा था। साल 2004 से ये कहानी शुरू होती है। 2009 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जब साल 2015 आता है तब इस व्यक्ति ने, जब ये पहले तो 16 साल का था क्योंकि अब बड़ा हो चुका है और उसकी उम्र भी ठीक ठाक हो रही थी, तब ये हाई कोर्ट की तरफ शरण करता है और जाने के बाद वहाँ अपने लिए एक अपील करता है कि साहब, मुझे रहते रहते जेल के अंदर लगभग 11 साल हो चुके हैं, अब जमानत दे दी जाए। हाई कोर्ट इसकी जमानत को, अब इसकी अपील को स्वीकार कर लेता है, इसको जमानत दे देता है और जब जमानत से बाहर छूट कर आता है तो अपने उस गांव में, जो रहपुरा चौधरी गांव लगता है इसका, उस इलाके में आने के बाद एक रौब दिखाया करता था, एक बदमाशी दिखाया करता था और ज्यादातर लोगों को धमकाने की कोशिश करता था।
किसी की भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि इसका सामना कर सके, क्योंकि बचपन में ही इसने एक मर्डर कर दिया था, बाल उम्र में ही। और मर्डर करने के बाद जेल में रहकर ये फिर थोड़ा सा और भी खूंखार हो जाता है, लोगों का के सामने जाता था और फिर लोग इसके सामने आने की कोशिश नहीं करते थे। इसकी नज़र में सबसे पहले जो नज़र पड़ती है इसकी अपनी ही सगी चचेरी बहन पर पड़ जाती है। सगी चचेरी बहन का नाम साइमा होता है और साइमा को देखकर ये उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगता है, जबकि उससे कई साल बड़ा होता है। वो जब जेल जा रहा था तब वो छोटी थी, उसके बावजूद भी उससे कहता है कि भाई मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, देख ले शादी तो तुझे देर सवेर करनी ही पड़ेगी, अगर तूने शादी नहीं की तो तेरे परिवार वालों का अंजाम बुरा होगा। अपने ही सगे चाचा को, अपनी ही सगी चाची को, अपनी ही बहन को जब धमकी देता है तो घर वाले भी डर जाते हैं, सहम जाते हैं, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। 2015 में जेल से आता है और 2017 में आखिरकार ये जबरदस्ती तरीके से अपनी ही सगी चचेरी बहन से निकाह कर लेता है। अफसर उर्फ बोरा जब निकाह कर लेता है तो उसके बाद घर वालों की भी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि निकाह हो चुका है तो इसलिए उसे बेटी को भी अपना लेते हैं और इस लड़के को, जो कि अभी भतीजा था, तो इसे दामाद के रूप में उसे अपना लेते हैं। वक्त का पहिया आगे बढ़ने लगता है और साल 2018 में एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम फैज रखा जाता है। फिर साल 2021 आता है और साल 2021 में एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम आयशा रखा जाता है। जेल से आने के बाद इसके अंदर कुछ गलत आदतें पड़ जाती हैं, जैसे नशे की लत लग जाती है। बिना शराब के वो रह नहीं पाता था, गुंडागर्दी तो करता ही था और जब शराब पीता था तो एकदम पागलों जैसी हरकत करना शुरू कर दिया करता था। सामने चाहे पत्नी हो, सास हो, ससुर हो या फिर कोई और रिश्तेदार हो या दोस्त हो, फिर वो किसी को कुछ समझता नहीं था। खासकर अपनी पत्नी पर वो हिंसक रूप अपनाया करता था, मौका मिलते ही उसे जब चाहे जब पीट दिया करता था। और ऐसी जब बीवी की पिटाई होती थी, शुरुआत में तो उसने बर्दाश्त किया, क्योंकि उसने अपने माँ बाप से ज्यादा विरोध नहीं कर पाई थी। एक तरह से लव मैरिज में कहीं ना कहीं वो भी शामिल ही हो जाती है, तो वो सोचती थी कि अगर माँ बाप को ये बात पता चलेगी तो माँ बाप भी कहेंगे तुमने ही शुरुआत में अगर ऐतराज किया होता है, ये शादी हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देते। आखिरकार वो लड़की ने बर्दाश्त करती रही और साल 2022 तक तो बर्दाश्त करती रही, लेकिन एक दिन वो साल 2022 में थाने पहुंच जाती है। थाने पहुंचने के बाद कहती है कि साहब मेरा पति मुझे शराब पी के बहुत बुरी तरह से मारता है, पीटता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। अब पुलिस ने जो काम करना था, तो पुलिस अपना काम उतनी ईमानदारी से करती नहीं है, अगर करती तो शायद आगे इतनी बात नहीं होती। फिर यहाँ ये जो व्यक्ति होता है अफसर खान, अपनी बीवी साइमा के आगे थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेता है। रिक्वेस्ट करने के बाद कहता है कि जो हुआ है सो हुआ है, इस रिपोर्ट को तुम वापस ले लो और मैं आज के बाद तुम्हें कभी कुछ भी नहीं कहूंगा। अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के झूठी कसम भी खा लेता है। बीवी को भी यकीन हो जाता है कि हाँ जो कह रहा है सही कह रहा है, अब मैं इसके अलावा जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी अगर ये फिर से जेल चला गया तो। कुल मिलाकर मामला यहाँ पर रफा दफा सा हो जाता है और वक्त का पहिया फिर आगे बढ़ने लगता है। जब उसे मौका मिलता था तब शराब पीता था, जब उसे मौका मिलता था बीवी को पीटता था। और घर में झगड़े होने की मुख्य वजह यही थी क्योंकि काम धंधा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। कभी तो वो रिक्शा चलाया करता था, कभी वो ई रिक्शा चलाया करता था, कभी वो किसी स्कूल की वैन चला लिया करता था, तो कभी एम्बुलेंस चलाया करता था। मोस्टली वो ड्राइविंग का ही काम किया करता था, लेकिन उससे इनकम ज्यादा हो नहीं रही थी और इनकम ज्यादा ना होने की वजह से ही घर में अक्सर पैसों को लेकर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही करते करते साल 2026 आ जाता है और तारीख थी 14 मार्च 2026। उसने अपनी बीवी को कुछ ज्यादा ही पीट पाट दिया और जब ज्यादा ही मारपीट उसके साथ करने लगता है तो क्योंकि जो उसके ससुराल है, क्योंकि सगी चचेरी बहन थी, वो पास में ही उनका घर होता है, इन चीखों की आवाज वहां तक भी पहुंच जाती है और आसपास के लोगों तक भी पहुंच जाती है। जब आसपास के लोग जाते हैं सीधा इसकी साइमा की माँ से जाकर कहते हैं आसमां से कि तुम्हारी बेटी को देखो मार रहा है, पीट रहा है, जल्दी हो सके बचा लो, कहीं ऐसा ना हो कि उसे मार दे। तुरंत ही सास पहुंच जाती है और जाने के बाद उसे दामाद को रोकने की कोशिश कर रही थी कि तुम इसे क्यों मारते रहते हो रोज के रोज। तो देखते ही देखते उसने अपनी सास को एक के बाद एक कई थप्पड़ मार दिए। जब सास को थप्पड़ मारे तो सास को बहुत ज्यादा बुरा लगा, अजीब लगा कि इसने अभी तक सास को सिर्फ गालियां ही दी थी लेकिन कभी हाथ नहीं उठाया था। ये शाम ऐसी होती है कि वो हाथ उठा देता है। सास अपनी बेटी को लेकर सीधा घर पहुंच जाती है और घर पहुंचने के बाद फिर कहती है कि तुझे अब यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जाती हो चुकी है, बहुत ज्यादा ये परेशान कर रहा है। अगली तारीख आती है यानी कि 15 मार्च 2026। सुबह के लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। साइमा सीधा 112 नंबर पुलिस को फोन करती है। फोन करने के बाद पूरी कहानी बताती है कि साहब मेरा पति मुझे बहुत मारता है, पीटता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तुरंत ही पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद जब पति पत्नी के बीच का झगड़ा देखती है तो पुलिस इसमें उतनी ईमानदारी से काम नहीं करती और ईमानदारी से काम न करने की वजह से पुलिस ने ऐसे ही मामले को रफा दफा किया और टाल दिया। और सीधे सीधे पुलिस ने से एक जो उस लड़की के कपड़े थे साइमा के उस घर में, बस कपड़े दिलवाए, कपड़े दिलवा के कहा कि ठीक है कुछ दिन अपनी माँ के पास रह लो और जब थोड़ा सा मामला ठीक हो जाएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। पुलिस ने कुछ ऐसे ही अपना काम किया और ऐसे काम करने के बाद पुलिस चली जाती है।
आखिरकार अब तारीख आती है 16 मार्च 2026 की सुबह सुबह का वक्त हो रहा था। अफसर खान एक पास के ही एक सपा नेता हैं, सर्राफा व्यापारी भी हैं, नाम उनका राशिद खान है। राशिद खान के पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, एक इल्तजा लेके आया हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। वो पूछते हैं कि बताइए क्या बात है। वो कहता है साहब मेरी पत्नी से मेरा समझौता करा दीजिए। वो कहते हैं यार तुम्हारा पहले भी मैंने 2 बार समझौता कराया था, तुम हर बार लड़ाई झगड़ा करते रहते हो। तभी अफसर कहता है राशिद खान से कि साहब आज के बाद मैं कभी झगड़ा नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी झगड़ा होगा, जो भी हो गया सो हो गया, अब मैं कभी झगड़ा नहीं करूंगा। इस तरह की बात थी। आखिरकार राशिद खान जब वो सुनने को तैयार नहीं था, वो कहता है कि साहब 2-4 दिन के बाद ईद का त्योहार आने वाला है और ईद के त्योहार पे बीवी मेरे घर से बाहर रहेगी, बच्चे बाहर रहेंगे, कितना बुरा लगेगा, साहब एक बार देख लीजिए, मदद कर दीजिए। जैसे ही सपा नेता ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूं, मैं बात करता हूं, जब तक वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। आखिरकार राशिद खान आसमा से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद कहते हैं कि तुम्हारा दामाद आया था, माफी मांग रहा था, एक काम करो आपस में बैठकर समझौता कर लो, बच्चे परेशान हो जाएंगे, बेटी कहाँ जाएगी, सामाजिक लोग ऐसे ही तो बातें करते हैं। आखिरकार आसमा कहती है कि अगर आप कहते हो तो हम तैयार हो जाते हैं। और जब बात तैयार होने की आती है, अभी 11:30 बजे ही थे, बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था। कहते हैं कि इसे लंबा क्यों खींचना है, आधे घंटे में सबके सब लोग आ जाओ और फिर समझौता करते हैं, यानी कि पंचायत कर लेते हैं। पंचायत में सास यानी कि आसमा आती है, पत्नी यानी कि सायमा आती है, और साला यानी कि इसका नाम आदिल होता है वो आता है, और एक रिश्तेदार था जिसका नाम बबलू था वो आता है। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ अफसर खान आया था। जब ये आते हैं और 2-4 लोग और थे मोहल्ले के, बैठकर आराम से तसल्ली से अभी इंतजार कर रहे थे। आधे घंटे बाद अफसर की एंट्री होती है। उसके हाथ में बीड़ी लगी हुई थी। बीड़ी पीता हुआ जैसे घर के अंदर प्रवेश करता है तो लोगों को देखते ही गुस्सा आने लगता है, खासकर जो समझौता करा रहे थे, जिनके घर पर ये पंचायत हो रही थी। उन्होंने कहा कि वैसे अफसर खान तुम्हें शर्म तो आए नहीं रही होगी, क्योंकि जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं सबका रोजा है और तुम हो कि हमारे सामने बीड़ी पी रहे हो। वो एकदम बीड़ी बुझाता हुआ और वो कहता माफी मांग लेता है और बैठ जाता है तसल्ली से। बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि कुछ देर बाद उसने फिर से बीड़ी लगा ली। वो शायद भूल चुका था कि रोजा चल रहा है, इन सबके रोजे हैं। फिर उसे डांटा जाता है कि क्यों तुम बार बार बीड़ी पी रहे हो। इसी बीच में जो गुस्सा आता है, आदिल को, जो साला होता है, उसकी उम्र लगभग 19 या 20 के आसपास रही होगी। उसने अपने बहनोई, जो उसका ताऊ का बेटा भी लगता है, उसको कहा कि तुम्हें शर्म तो नहीं आएगी, क्योंकि जब तुम जिम्मेदार लोगों के सामने ऐसा कर रहे हो तो जब घर में रहते हो तो इस साइमा के साथ कितनी बदतमीजी करते होगे। बस इतना कहा था। आदिल को इतना गुस्सा आता है कि अपना चप्पल निकालता है। चप्पल निकालने के बाद तुरंत ही उसके ऊपर फेंक के मार देता है। और जैसे ही अफसर खान को चप्पल लगता है, अफसर खान भी अपना चप्पल निकाल लेता है और उसको जो फेंक के मारने की कोशिश कर रहे थे, जो पंचायती बैठे हुए थे, वो शांत करते कहते हैं कि अगर तुम्हें पंचायत से ही फैसला नहीं करना था तो पंचायत करने की जरूरत क्या थी। अभी समझा ही रहे थे, बुझा ही रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में वो चप्पल तो जमीन पर रख देता है और अपने पीठ में छुपा कर लाया था एक बड़ा सा छुरा, चाकू लाया था, और उस छुरे को पीछे से निकालता है। निकालने के बाद सीधा अपनी सास के पास जाता है और सास के पेट में वो जब छुरा मारता है तो उसको ऐसे उठा देता है, यानी कि वो पेट कुछ इस तरह से था कि फट जाता है। और जैसे फटता है तो उसके बाद खून के फव्वारे निकल आते हैं, आते भी बाहर निकल आते हैं। लेकिन वो यहाँ नहीं थमता। उसके बाद फिर से वो अपने साले को मारता है, और जब साले को मारता है तो साले को भी ठीक वैसे ही मारता है। बहुत ज्यादा नहीं मारता। सास को उसने 2 बार किए थे, साले को उसने 1 बार किया था। वहीं पास में उसकी बीबी खड़ी हुई थी साइमा, ऐसे ही छुरा जैसे उसने साले को मारा, उसने उसको भी मार दिया। ये पंचायती ये समझ नहीं पाए थे। चीख पुकार मच जाती है, इतनी जोर जोर से शोर मचने लगता है। जिस घर में पंचायत हो, जिस कमरे में पंचायत हो रही थी, वहां चारों तरफ खून खून फैल जाता है। उसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचते हैं तो आकर देखते हैं कमरे में 3 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं। वो यहां से अफसर आराम से छुरा लेकर निकल जाता है और कहता है कि किसी ने भी मेरा पीछा करने की कोशिश की तो इनका जैसा अंजाम होगा, जैसे इनका हुआ है वैसे तुम्हारा होगा। वो आराम से निकल जाता है। लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तत्काल ही इन तीनों को निजी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, और जब निजी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो जो सास होती है वो भी मर चुकी है, और जो साला होता है वो भी मर चुका था, और जो उसकी पत्नी होती है वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। जैसे ये सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस तो तुरंत ही तत्काल प्रभाव से मौके पर आती है। एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारिक, सीओ पंकज श्रीवास्तव, एसएचओ विजेंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर आने के बाद देखते हैं तो जो घायल थे उसको पहुंचा ही चुके थे, और जो मरे हुए थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फॉरेंसिक टीम भी आती है। दिलचस्प बात यह भी थी कि जिस जगह पंचायत हो रही थी वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे देखे तो जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी अफसर की, उसको देखकर लग रहा था कि वो पहले से ही प्लानिंग करके आया था कि इनका काम तमाम करना है, किसी को छोड़ना नहीं है।
पुलिस ने जब उसकी गिरफ्तारी करने के लिए, घेराबंदी करने के लिए सर उसका जो मोबाइल था सर्विलांस पे लगाया, उसके जो भी संपर्क में था वो आसपास के लोगों सबसे पूछताछ की और पुलिस उसे रात भर तलाश करती रहती है। 16 तारीख को ये घटना हुई थी दोपहर के समय में और पुलिस ने 17 मार्च 2026 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास जब उसका एनकाउंटर कर दिया, जब वो एनकाउंटर में मारा जाता है, तब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाती तो लोग कहने लगते हैं अच्छा हुआ मारा गया। 3 लोगों को, जिसमें 2 तो मौके पर मर ही जाते हैं और तीसरी जो उसकी बीवी थी वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है और उसने करीब करीब साल 2004 की बात है, अपने ही सगे मामा की उसने हत्या कर दी थी, वो भी भयानक रूप में। काश कि उसे सलाखों से बाहर ना ही निकाला जाता, यदि उसने लचीले कानून का फायदा ना उठाया होता तो शायद वो कभी अपनी चचेरी बहन से इस तरह से जबरदस्ती शादी नहीं करता और 2 लोगों का कत्ल नहीं होता और तीसरा जिंदगी मौत की जंग न लड़ रहा होता। और जो उसकी बेटी है और शायद बेटा, उनकी परवरिश भविष्य में कैसे होगी, आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और साथ ही पुलिस को भी बताना है कि पुलिस अगर अपना काम पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से करे तो शायद ये कभी अपराध हो ही ना, क्योंकि पुलिस बहुत सारे मामलों में शिथिलता बरतती है, लापरवाही से काम लेती है और 112 नंबर की जो पुलिस ने किया वो वाकई लापरवाही वाला काम था। अगर उसका पुराना रिकॉर्ड देखा होता जैसे अब देख रहे हैं तो शायद ये 2 मर्डर तो बिल्कुल भी नहीं होते। जाते जाते आगरा के रहने वाले राजकुमार हैं, पुणे के रहने वाले तनुजा हैं, फतेहपुर से प्रियांशी प्रजापति हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें विराज चौरसिया, मोहम्मद वाजिद खान, चेतन कुमार, शीतल पटेल, अनाया जैद, आस मोहम्मद सैफी, अंजलि तिवारी, प्रिंस गुज्जर, अलशिफा खान, मनोज शर्मा, संदीप पांडे, मुकेश रॉय, आरंभ कुमार, देवा यादव, युवराज सिंह, अब्दुल कादिर अंसारी, पिंकी मिश्रा, सोनू राजपूत, अनीता सिंह, दिलीप कुमार, नवनीत सिंह, बबीता शर्मा, निर्देश कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।